हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं मोसाद। आज टॉपिक का जो टाइटल है अनदर नेम फॉर डेथ इज मोसाद, यानी मौत का दूसरा नाम मोसाद। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो विश्व भर में विख्यात है। अब तक मोसाद ने ऐसे कार्य को भी अंजाम दिया है, शायद ये कार्य कर पाना असंभव ही था। आज जो इसमें मेनली डिस्कस करेंगे कि मोसाद को मौत का दूसरा नाम क्यों कहा जाता है और इसके फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और साथ ही साथ इसके जो मेन 2 ऑपरेशंस थे जिसको करके पूरे विश्व को चकित किया था। इसमें जो मेनली डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, सेकंड ऑपरेशन थंडरबोल्ट। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो विश्व भर में विख्यात है। अब तक मोसाद ने ऐसे कार्य को भी अंजाम दिया है जो शायद ही यह कार्य करना असंभव ही था। मोसाद खुफिया एजेंसी जिसमें मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पूरा एक विभाग है जो ये तय करता है कि ऑपरेशन के कौन से खुफिया हिस्से को मीडिया में लीक करना है ताकि दुश्मनों के दिलो दिमागों में बे और डिस्ग्रेसफुल पैदा की जा सके। मोसाद का पूरा एक विभाग जैविक और रासायनिक जहरों की खोज में लगा रहता है और उनके वैज्ञानिक हथियार भी बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि फिलिस्तीन नेता यासर अफराद को मोसाद ने ऐसा जहर देकर मारा था, उसकी पहचान तक नहीं की जा सकी। मोसाद के पास दुनिया के प्रत्येक नेताओं, प्रमुखों, व्यक्तियों और ऐसे लोगों की गोपनीय फाइलें बनी रखी है जिनके पास किसी तरह की कोई सामरिक महत्व की जानकारी होती है। मोसाद को इस कारण से भी सारी दुनिया में जाना जाता है कि यह अपने दुश्मनों को क्रूर राजनेताओं की हत्या करना हो या दूसरे देशों में अराजकता फैलानी हो या सत्ता परिवर्तन करना हो, ये सभी मोसाद के ऑपरेशन में शामिल होते हैं। इस एजेंसी के बारे में यह खास बात और यह है कि इसके एजेंट की घुसपैठ दुनिया के दूसरे देशों की एजेंसियों में भी है। मोसाद एजेंट CIA, MI5, MI6 के साथ मिलकर काम करते हैं। वरन यह कहना गलत ना होगा कि मोसाद के ज़्यादातर एजेंट इजरायली सैन्य बलों से आते हैं। इस एजेंसी में काम करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी होड़ करते नज़र आते हैं और हर एक अधिकारी का सपना होता है कि वो मोसाद का सर्वस्व बने। मोसाद में 1500 से लेकर 2000 तक कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 500 अधिकारी स्तर के हैं। एजेंसी ने नए कर्मचारी और पुराने स्टाफ मेंबर के बीच बेसिक सैलरी में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन मोसाद और सिन बैत यानी सेना की खुफिया शाखा में कर्मचारी का चयन बहुत ही लंबे परीक्षणों के बाद होता है और उसकी सुरक्षा संबंधी कड़ी जांच होती है। मोसाद और सिन बैत में करीब 1000 अधिकारी हैं जिनकी ईमानदारी, सच्चाई, पृष्ठभूमि को कड़ाई से परखने के बाद ही भर्ती किया जाता है। इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के समय मोसाद की नींव रखी गई थी, जिसे इजराइल की आज़ादी के लिए ब्रिटिश फिलिस्तीन ने संघर्ष कर रहे 4 प्रमुख यहूदी उग्रवादी संगठनों को एक कर बनाया गया था। जिन 4 संगठनों को मिलाकर मोसाद का गठन किया था वे हगाना, हरगुन, लेही, पालमच, इन्हीं संगठनों में से जो समर्थ सैनिक थे उन्हीं को ही लेकर मोसाद की स्थापना की गई थी। मोसाद का गठन कर इसका पहला निर्देशक एक खूंखार यहूदी ने सैनिक रूवेन शिलो को बनाया गया था, जिसने अपने कार्यों से पहले भी यहूदियों में काफ़ी नाम कमाया था। मोसाद का काम जिस काम के लिए गठन हुआ था, मोसाद ने उसे अपने काम से संभावित भी कर दिखाया। ये मोसाद एजेंट्स की लगातार कठिन परिश्रम का ही परिणाम है जो आज मोसाद को खुफिया एजेंसियों की दुनिया का एक्सपर्ट माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेशन थे जिसमें मोसाद ने अपने कार्यों को सत्यनिष्ठा से करा के दुनिया को चकित कराया था। फर्स्ट है ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर। सितंबर 1972 को फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने म्यूनिख के ओलंपिक गांव पर हमला किया। उनके निशाने पर 5 इजराइल के ओलंपिक टीम थी। आतंकवादियों ने इजराइल की ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों की हत्या कर दी। इस घटना के पीछे फिलिस्तीन के 8 आतंकवादियों का हाथ था। उसे बदला लेने के लिए इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने एक ऑपरेशन को मंजूरी दी। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। उसे ऑपरेशन बियॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑपरेशन 20 सालों से ज़्यादा समय तक चला, जिस दौरान मोसाद की टीम ने
चुन चुन कर आतंकवादियों को मारा। स्टीवन स्लिपवॉर की 2005 में आई फिल्म म्यूनिख इसी ऑपरेशन पर आधारित है। आज आपको बताएंगे कि कैसे कैसे एक आतंकवादियों को मोसाद की टीम ने मार डाला। पहला बदला मोसाद की टीम ने 16 अक्टूबर 1972 को लिया। इजरायली एजेंटों का पहला शिकार था अब्दुल वाहिद ज़ैतर। फिलिस्तीन का रहने वाला ज़ैतर पेशे से अनुवादक था और उन दिनों रोम में रह रहा था। जिसे ही ज़ैतर रात का खाना खाकर लौटा, पहले से ही मौजूद इजराइल के 2 एजेंटों ने उसे गोलियों से भून दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद हमशरी। मोसाद का दूसरा निशाना था डॉक्टर मोहम्मद हमशरी। वो फ्रांस के अंदर PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि था। मोसाद की एक एजेंट ने पत्रकार बनकर हमशरी को अपने जाल में फंसाया। उस एजेंट ने हमशरी को पेरिस स्थित उसके अपार्टमेंट से बाहर बुलाया। जब वो हमशरी बाहर था तो मोसाद की एक टीम उसके अपार्टमेंट में घुसी और एक डेस्क टेलीफोन के नीचे बम लगा दिया। 8 दिसंबर 1972 को पत्रकार ने हमशरी को फ़ोन किया। फ़ोन हमशरी ने उठाया, जिससे पुष्टि हो गई कि वो कमरे में ही मौजूद है। मोसाद की टीम ने टेलीफोन के माध्यम से एक सिग्नल भेजा और बम फट गया। इस हमले में हमशरी की मौत नहीं हुई, लेकिन वो पूरी तरह घायल हो गया और करीब 1 महीने के बाद उसकी मौत हो गई। सेकंड सबसे अहम मिशन। अगले कुछ महीनों के बाद 4 अन्य स्थगित मारे गए। उनके नाम बासिल अल कुवैसी, हुसैन अब्दुल चीर, जैद मुकासी और मोहम्मद बोधिया थे। रोड ऑफ गॉड का सबसे अहम मिशन अप्रैल 1973 में अंजाम दिया गया। दरअसल मोसाद की लिस्ट में शामिल ज़्यादातर लोग लेबनान में रहते थे, जहां उनकी सुरक्षा का ज़बरदस्त बंदोबस्त था। उन लोगों की हत्या के लिए ऑपरेशन रोड ऑफ गॉड के हिस्से के तौर पर एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसका नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। 9 अप्रैल 1973 की रात इजराइल टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। कमांडो को पानी और ज़मीन के रास्ते लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचाया गया। इस मुहिम पर जाने वाली टीम में एहूद बराक भी शामिल थे, जो बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने। शहर में मोसाद के पहले से मौजूद एजेंट से टीम ने वहां पहुंचकर संपर्क किया। इजराइल के कमांडो की कई टीमों ने शहर में कई जगह छापे मारे और इजराइल के पैराट्रपर के एक रास्ते ने PLF यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के हेडक्वार्टर पर हमला किया। मुख्य दल ने मोहम्मद यूसुफ अल नज़र, कमल अदवान और कमल नासिर को मार गिराया। नेक्स्ट, मोसाद की चूक। म्यूनिख हमले के गुनहगारों को निशाना बनाने के चक्कर में मोसाद ने एक चूक कर दी। मोसाद के एजेंट ने एक निर्दोष की हत्या कर दी। कहानी कुछ इस प्रकार है। म्यूनिख हत्या के करीब 1 महीने बाद मोसाद को खुफिया जानकारी मिली कि मोसाद को पूरा यकीन हो गया कि हमले का मास्टरमाइंड अली हुसैन सलामत नॉर्वे के एक शहर के लिलीहेमर में रह रहा है। 21 जुलाई 1973 को मोसाद की एजेंट ने हमला किया और गलती से मोराको के एक वेटर अहमद वोचिकी की हत्या कर दी। उसका म्यूनिख हमले और ब्लैक सितंबर से कुछ लेना देना नहीं था। नॉर्वे की पुलिस ने मोसाद के 6 एजेंटों को गिरफ्तार कर दिया। उनमें 2 महिला एजेंट भी शामिल थी। टीम लीडर माइक हरारी समेत कुछ एजेंट्स बच निकलने में कामयाब हुए थे। मोसाद का मानना है कि सलामत ने उनको चकमा दिया था। नॉर्वे पुलिस की जांच में यूरोप भर में फैसले मोसाद के एजेंट का पता चला। इसके बाद इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और कुछ समय के लिए ऑपरेशन को टाल दिया गया। मास्टरमाइंड अली हसन सलामत की हत्या। 5 साल के बाद फिर से इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोसाद ने अली हसन सलामत की तलाश तेज कर दी। वो रेड प्रिंस के उपनाम से जाना जाता था। साल 1978 के आखिरी महीने में मोसाद ने पता लगा लिया कि सलामत बेरूत में रह रहा है। मोसाद की एक एजेंट एरिका मेरी चैम्बर्स लेबनान में ब्रिटिश पासपोर्ट पर पहुंची। एरिका ने उस गली में ही एक कमरा किराए पर लिया, जिस होकर सलामत बार बार आता जाता था। इसके बाद मोसाद के 2 और एजेंट पहुंच गए। एजेंटों ने के पहुंचने के बाद कुछ समय बाद गली में एक कार खड़ी कर दी गई।
कार में विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। कार को ऐसी जगह पर खड़ा किया गया जहां से वो रूम में रह रहे मोसाद के एजेंट को नज़र आ सके। 22 जनवरी 1979 को जब सलामत और उसके अंगरक्षक गली में कार से आए तो मोसाद के एजेंट ने रेडियो डिवाइस से उस कार को उड़ा दिया जिसमें विस्फोटक था। 5 नाकाम प्रयासों के बाद आखिरी मोसाद ने सलामत को ठिकाने लगा ही दिया। ऑपरेशन थंडर बोल्ट। इजराइल के उड़े विमान को अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद विमान को युगांडा में उतारा जाता है जहां का तानाशाह खूंखार इदी अमीन किडनैपर के समर्थन में था। विमान में सवार इजरायली नागरिकों को छुड़वाना था, वो भी दुश्मन देश में घुसकर काम लगना नामुमकिन था। मगर मोसाद और इजरायली कमांडो के करीब 100 लोगों के दस्ते ने सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाकर उस राज जो कारनामा कर दिखाया, उसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। 27 जून 1976 बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेल अवीव इजराइल। रात के 11 बजे एयर फ्रांस की एयरबेस A300V4-203 इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। विमान में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ज़्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात 12:30 बजे। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस पहुंचता है। अब विमान को यहां से पेरिस के लिए उड़ान भरना था। एथेंस में करीब विमान में 58 और मुसाफिर सवार होते हैं। इन्हीं 58 मुसाफिरों में से वो 4 आतंकवादी भी थे जिन्हें इस प्लेन को हाईजैक करना था। इन 4 आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट से थे, जबकि बाकी 2 जर्मन के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े थे। रात ठीक 12:30 बजे विमान के टेक ऑफ करते ही अचानक चारों प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट को बाहर निकालकर खुद उस सीट पर बैठ जाता है। पायलट और सभी मुसाफिर अब उनके कब्जे में थे। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर पेरिस की बजाय विमान को लीबिया के शहर बेगहोजी ले जाते हैं। बेगहोजी में विमान में ईंधन भरा जाता है। इस दौरान किडनैपर्स विमान में सवार ब्रिटेन हुई एक इजरायली महिला को बीमार होने की वजह से रिहा कर देते हैं। बेगहोजी में करीब 7.5 घंटे तक रुकने के बाद विमान एक बार फिर उड़ान भरता है हाईजैक के इशारे पर। इस बार विमान का रुख अफ्रीका देश युगांडा की तरफ था। 28 जून 1976 दोपहर 3:15 एडबी एयरपोर्ट युगांडा। अब मामला सचमुच खतरनाक हो गया था क्योंकि युगांडा की जिस सरजमीन पर विमान उतारा गया, खुद वहां का तानाशाह इदी अमीन इन फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा था। और इससे पहले कि इजरायली कुछ सोच पाते, आतंकवादियों के समर्थन में युगांडा की आर्मी ने एडबी एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। मकसद था किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना। एडबी एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना के करीब 100 जवान मौजूद थे जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट के अपने घेरे में ले लिया था। इसके बाद विमान ने एक एक कर सारे मुसाफिर को नीचे उतारा दिया और उन्हें एयरपोर्ट के ही उस ट्रांजिट हॉल में ले जाता है जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं था। अब तक करीब 24 घंटे गुजर चुके थे और विमान के हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। उस पूरी हाईजैक की जानकारी ना सिर्फ इदी अमीन को थी बल्कि किडनैपरों को भी उसका खुला समर्थन भी था। कहते हैं कि इदी अमीन हर रोज़ खुद एडबी एयरपोर्ट आता जाता और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता था। 28 जून 1976 एडबी एयरपोर्ट युगांडा। विमान हाईजैकर्स के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी। हाईजैकर्स का मकसद था इजरायली की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छुड़वाना था। इसके अलावा आतंकवादी कीनिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद अपने 13 और साथियों को भी रिहाई चाहते थे। कुल 53 आतंकवादियों को रिहाई के साथ साथ उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग भी रखी। मांग ना मानने की सूरत में आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए यात्रियों को 1 जुलाई 1976 की सुबह से एक एक कर मार डालने की धमकी दी। यानी इजराइल सरकार
को मांग मनाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया। 29 जुलाई 1976 एडबी एयरपोर्ट युगांडा की सेना एयरपोर्ट की ट्रांजिट हॉल में कैद मुसाफिरों को 2 ग्रुप में बांट देती है। जितने गैर इजरायली नागरिक थे उन्हें एयरपोर्ट के ही वेटिंग हॉल में ही ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जबकि एयर फ्रांस क्रू के 12 मेंबर और कुल 94 इजरायली नागरिकों को एक साथ उसी ट्रांजिट हॉल में कैद रखा जाता है। 30 जून 1976 एडबी एयरपोर्ट युगांडा। मांगे जाने की मोहलत का आखिरी दिन खत्म होने जा रहा था। इसी बीच हाईजैकर्स गैर इजरायली बंधकों में से 48 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर बुजुर्ग और बीमार थे। इन सभी मुसाफिरों को एक स्पेशल विमान से पेरिस भेजा जाता है। 1 जुलाई 1976 एडबी एयरपोर्ट युगांडा। जैकर्स की दी गई मोहलत खत्म होती उससे ठीक पहले इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स तक पैगाम भिजवाया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, पर उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए। हाईजैकर्स इजरायली सरकार की बात मान लेते हैं और मांगे मानने की डेडलाइंस 4 जुलाई 1976 की दोपहर तक बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, इसी के कुछ घंटे बाद ही वो 100 और गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर देते हैं। इन सभी लोगों को भी स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। अब एडबी एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में सिर्फ 94 इजरायली नागरिक, फ्रांस के 10 युवा मुसाफिर और एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर यानी कुल 116 मुसाफिर बचे थे। इजराइल की सरकार के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि ना वो अपने नागरिकों को और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को इस तरह की मौत के मुंह धकेल सकती थी, ना ही आतंकवादियों की मांग मान सकती थी, क्योंकि इजराइल सरकार का ये उसूल रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवादियों से डील नहीं करेंगे। मगर इजराइल से इतनी दूर वो भी अपने दुश्मन मुल्क में घुसकर कैसे अपने नागरिकों को छुड़वाए, ये काम लगभग नामुमकिन सा था। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत नज़दीक आती जा रही थी। इजरायली सरकार ने इस दौरान अपने मित्र अफ्रीका देशों और दुनिया के बाकी मुल्कों से इदी अमीन दबाव डालकर बंधकों को रिहा कराने की तमाम कोशिशें, मगर बात नहीं बनी। हालांकि बातचीत के साथ इजरायली सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बंधकों को रिहा करने की तरकीब पर भी काम कर रही थी। 3 जुलाई 1976 इजराइल। बंधकों की रिहाई के रास्ते बंद थे, लिहाजा 3 जुलाई की शाम 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट ने आखिरी फैसला लिया। फैसला रेस्क्यू मिशन का था। ब्रिगेडियर जनरल डॉन शोमरोन को ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया। प्लान बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर तक का सबसे बड़ा और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था। इजरायली कमांडो का ये मिशन बिजली की तेज़ी से पूरा करना था, लिहाजा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार अपना काम कर रही थी। रिहा किए गए इजरायली बंधकों से बातचीत के बाद मोसाद एडबी एयरपोर्ट और उसके उस हिस्से के बारे में तमाम अहम जानकारी जुटा चुकी थी जहां बंधकों को रखा गया था। इसके साथ ही हाईजैकर्स और युगांडा सेना की सही तादाद का भी पता लगा चुकी थी। इसी बीच मोसाद को पता चला कि 1960 और 70 के दौरान इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अफ्रीका के कई देशों में बहुत सी इमारतें बनाई थी। यहाँ तक कि युगांडा के एडबी एयरपोर्ट का वो टर्मिनल भी उसी कंपनी ने बनाया था। कंपनी के जिस इजरायली इंजीनियर्स ने वो टर्मिनल बनाया था, उसकी मदद से मोसाद ने उस जगह का पूरा नक्शा बना लिया जहां बंधकों को रखा गया था। 3 जुलाई 1976 शर्म अल शेख इजराइल। प्लान के मुताबिक 100 इजरायली कमांडो की एक टीम इजरायली एयरफोर्स के 4 C-130 हरकुलेस ट्रांसपोर्ट विमान से शर्म अल शेख एयरपोर्ट से युगांडा के एडबी के लिए उड़ान भरती है। इन खास विमानों में काले रंग की एक मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कारें भी थी। दरअसल मोसाद ने पता लगाया था कि इदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज का शौकीन है और हमेशा उसी कार से बाहर निकलता है, जबकि उसके साथ खास सुरक्षा दस्ता लैंड रोवर कार में होता है। तरकीब ये थी कि एयरपोर्ट पर उतरते ही इन्हीं कारों में टर्मिनल की तरफ कूच किया जाएगा, ताकि युगांडा की सेना को लगे कि इदी अमीन का काफिला है और वो आसानी से टर्मिनल में दाखिल हो जाए।
लेकिन खामोशी के साथ 8B एयरपोर्ट पर 4 प्लेन को लैंड करना आसान नहीं था। युगांडा की एयर स्पेस में चोरी छिपे घुसना था बिना 8B एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानकारी के लिए, और ये तभी मुमकिन था जब विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़े, 30 मीटर यानी 100 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर नहीं। इजरायली एयरफोर्स के 4 कार्गो विमान के साथ 2 बोइंग 707 विमान ने भी उड़ान भरी। पहला बोइंग जिसमें मेडिकल टीम मौजूद थी वो नैरोबी एयरपोर्ट पर रुक गया, जबकि दूसरे बोइंग को बंधक को वापस लाने के लिए 8B एयरपोर्ट पर ही उतारना था। 3 जुलाई 1976 8B एयरपोर्ट युगांडा, रात 11 बजे। ठीक यही वक्त था जब इजरायली एयरफोर्स के 4 विमान बेहद नीची उड़ान भरते हुए 8B एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को धोखा देते हुए रनवे पर उतर पड़ते हैं। रात के अंधेरे में चारों विमान को एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह उतारा गया था, वहां मौजूद युगांडा आर्मी और आतंकवादियों को खबर तक नहीं लगी। विमान का कार्गो द्वारा पहले से खुला था। एक एक कर मर्सिडीज और लैंड रोवर को रनवे पर उतर जाती है। उनमें पहले से ही कमांडोज बैठे थे। 100 इजरायली कमांडो को इस क्रैक टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक टीम को एयरपोर्ट के टर्मिनल में बंधक बनाकर रखे गए मुसाफिरों को छुड़ाने का काम सौंपा गया, जबकि दूसरी टीम को एयरपोर्ट के रनवे पर घात लगाकर बैठी युगांडा की आर्मी और आतंकवादियों का मुकाबला करना था, और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी छुड़वाए गए मुसाफिरों को साथ लाए खाली जहाज में बैठाना। इसराइल में घुसते ही गोलियां चलनी शुरू हो गई। इजरायली कमांडो माइक पर इंग्लिश और हिब्रू में चिल्लाते रहे कि हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ लेट जाओ। कमांडो ने 3 किडनैपर्स को गोली मार दी। तभी एक 19 साल फ्रेंच लड़का खड़ा हो गया। कमांडो ने उसे किडनैपर्स समझा और गोली मार दी। इसके अलावा 2 और बंधक भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। कमांडोज को देखकर 3 किडनैपर्स एक दूसरे कमरे में छिप गए, मगर इजरायली कमांडोज ने उस कमरे में ग्रेनाइट फेंका और गोलियों की बौछार कर दी। तीनों मारे गए। इजरायली कमांडोज ने अपने उस प्लान को बखूबी निभाया। सबसे पहले उन्होंने बंधक को अपने घेरे में लिया। दूसरी टीम युगांडा की सेना पर टूट पड़ी। महज आधे घंटे के अंदर सभी हाईजैकर्स को खत्म कर यात्रियों को सुरक्षित प्लेन तक पहुंचा दिया। इस पूरी कार्रवाई का जायजा हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर काट रहे एक 5वें हवाई जहाज में बैठे ऑपरेशन के कमांडर जनरल एडम खुद ले रहे थे। इस ऑपरेशन में 7 हाईजैकर्स और युगांडा की सेना के 48 जवान मारे गए, जबकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के करीब 30 विमानों को भी जाते जाते इजरायली कमांडो ने तबाह कर दिया ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। क्रॉस फायरिंग में 3 इजरायली बंधकों को भी मौत हो गई, जबकि 5 कमांडो घायल हुए। ऑपरेशन में इजरायली कमांडर योनातान नेतन्याहू की मौत हो गई। योनातान नेतन्याहू इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। 53 मिनट का ऑपरेशन, 30 मिनट कमांडो कार्रवाई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मोसाद को सिर्फ यही एक जान का नुकसान हुआ, हालांकि 10 कमांडो घायल भी हुए। विदेशी जमीन पर मोसाद का ये पूरा ऑपरेशन महज 53 मिनट तक चला, जिसमें 30 मिनट तक कमांडो कार्रवाई चली। युगांडा के तानाशाह इदी अमीन के लिए यह खून का घूंट पीने जैसा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उनके देश में घुसकर अपने नागरिकों को छुड़ाकर ले जा सकता है। This is right now end of this video for listening and thanks. Always God bless all. Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.